हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आरोह भाग 2 के अंतर्गत लगे हुए काव्य खंड के ऊपर। और एक तरीके से देखा जाए तो ये काव्य खंड आधुनिक कविता का आखिरी होगा, जिसमें कि हम बात करेंगे रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर। इससे पहले इस पुस्तक पर हमने अन्य कवियों के बारे में विचार कर लिया है। उम्मीद है कि समय निकालकर आप सभी उन लेक्चर्स को देख रहे होंगे और अपनी तैयारी के प्रति और आश्वस्त हो रहे होंगे। तो चलते हम बात करते हैं सबसे पहले रघुवीर सहाय के ऊपर। रघुवीर सहाय जिनका जन्म सन 1929 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ था, उसमें इनकी आरंभिक कविताएं संकलित की गई हैं। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलनों में है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये सभी काव्य संकलन एनसीईआरटी की किताब में दिए गए हैं। वैसे अगर आप स्वतंत्र तरीके से पढ़ेंगे तो दो तीन और काव्य संग्रह हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो जो है रघुवीर सहाय का है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रघुवीर सहाय जो किस सप्तक से जुड़े हुए कवियों में शामिल है और किस सप्तक में है, दूसरा सप्तक में है। प्रमुख रचनाओं के बाद देखें तो इन्होंने पत्रकारिता में भी अपना हाथ आजमाया है, जिन्होंने कि ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे, हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना से भी जुड़े रहे, उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स और दिनमान से भी जुड़े रहे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रघुवीर सहाय पत्रकारिता के क्षेत्र में आकाशवाणी से भी जुड़े थे, कल्पना पत्रिका, इसके बाद नव भारत टाइम्स और दिनमान पत्रिका से जुड़े हैं। चार पत्रिकाओं का नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें सम्मानों में तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था और इनका निधन सन 1990 दिल्ली में हो गया। एनसीईआरटी की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इनका एक कोटेशन दिया गया है कविता के तौर पर कि कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा। नागर चेहरा मतलब मध्यवर्गीय जीवन पर लिखने वाले कवि के तौर पर हैं। सड़क चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया है। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाती, बल्कि आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाती। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया है। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसीलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हुए हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है, पर ज्यादातर बातचीत की शैली में ही उन्होंने लिखा है और खूब लिखा है। पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर सहाय ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। उनकी एक कविता आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, रामदास की हत्या, जो कि आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन में संकलित है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायास से प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है रामदास की हत्या।
और कई बार परीक्षाओं में ये पूछी जा चुकी है, अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर जो आपके सिलेबस में कविता लगी हुई है उसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज लोग, जो कि लोग भूल गए हैं कविता संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है कि कैमरे में बंद अपाहिज लोग नामक कविता उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं में संकलित की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नाम से ही आप देख रहे हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज, एक तरीके से अपाहिज शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे, जो कि दिव्यांग की कैटेगरी में आता है। जब हम कविता पढ़ेंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। और जब कविता पढ़ेंगे तो आपको वर्तमान समय में टेलीविजन में होने वाले डिबेट्स का एक स्वरूप वहां पर बिंब सामने उभर कर आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दृश्य संचार माध्यम के संबंध के माध्यम से इन्होंने इस कविता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरे को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। रघुवीर सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इस कविता को जब हम पढ़ेंगे तो आपको वर्तमान समय में होने वाले टेलीविजन में जो भी डिबेट्स हैं वो उभर कर सामने आ जाएंगे। चलते हैं, हम बात करते हैं कविता के ऊपर। कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। शीर्षक से ही आप इससे भली भांति परिचित हो गए होंगे कि इसमें क्या हो सकता है। कविता कुछ इस तरीके से है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाइएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है, कैसा? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो जैसे ही कविता आप पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में तमाम एंकर्स आ गए होंगे। सोचिए, थोड़ी कोशिश करिए, बताइए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। तो इस कविता को सुनने और देखने के बाद आपको टीवी का कार्यक्रम दिमाग में आ गया होगा कि कैसे एंकर्स किसी से बात करते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक अपाहिज को एक बंद कमरे में अपने स्टूडियो में बैठाया गया है और उससे तमाम चीजों को करने के लिए कहा जा रहा है, और उसकी जो भी पीड़ा है, उसकी जो शारीरिक दिव्यांगता है, उसका एक तरीके से यहाँ पर मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया है। और बीच बीच में जो भी दर्शक हैं उनसे भी अप्रत्यक्षतः बातें करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और जो भी वो दिव्यांग व्यक्ति नहीं कर पाता है तो ब्रैकेट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है,
एक तरीके से वो ये मानकर चलिए कि जो आपस में बातचीत हुई है उसको इंडिकेट ये कविता कर रही है। तो उम्मीद है कि इस कविता को आप ध्यान में रखेंगे, इनकी पंक्तियों को ध्यान में रखेंगे और किसके द्वारा लिखी गई है ये सब भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब बात हम करते हैं दूसरे कवि के ऊपर, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह एनसीईआरटी की अन्य किताबों में भी लगे हुए हैं अगर हिंदी की बात करें तो, और यहाँ पर भी हमें पढ़ना है तो एक तरीके से आप सभी का रिवीजन होगा। इनका जन्म 1911 देहरादून में हुआ था। इनकी प्रकाशित रचनाओं में देखें तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया और सन 1993 में अहमदाबाद में इनका निधन हो गया। जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो एक पंक्ति लिखी गई है इनके परिचय के तौर पर कि तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धरती शब्द आया हुआ है तो ये अपने दिमाग में रखिए कि शमशेर बहादुर सिंह का है, वरना धरती नाम से त्रिलोचन इत्यादि ने भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पर डाइवर्ट नहीं होना है, ध्यान में रखना है कि तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। ये बात कही है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का एक आप लोगों ने निबंध भी पढ़ा होगा कि वो हिंदी साहित्य में या फिर हिंदी की तरफ कैसे आकर्षित हुए थे। एक आपके इसी सिलेबस में एक लगा हुआ है कृतिका पुस्तक, उसी में इस चीज को बताया गया है। तो यहाँ पर है कि खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा ऐन्द्रिय और ऐन्द्रियतर की है। जब आप शमशेर बहादुर सिंह को पढ़ेंगे तो वहां पर उर्दू की बात होगी, हिंदी की बात होगी, इन्हीं को मिलाकर दोआब की बात शमशेर बहादुर सिंह करते हैं और इनकी एक रचना भी है दोआब नाम से। शमशेर बहादुर सिंह ऐसे साहित्यकार हैं, लेखक हैं जिन्होंने साहित्य, चित्रकला और संगीत तीनों की त्रिवेणी बनाई है। इसके अतिरिक्त जब इनकी कविताओं को आप पढ़ेंगे तो वहां पर बिंब की चर्चा बहुत की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में जानी जाती है। उनकी यह बिंब धर्मिता शब्दों में रंग, रेखा, स्वर और कूंची की अद्भुत काशिदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता का माध्यम का उपयोग करते हुए बंधन से परे जाने की है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो भी आप कविताएं पढ़ रहे हैं उसमें चित्रकार मन किस कवि का है, तो आपके दिमाग में तुरंत शमशेर बहादुर सिंह का नाम आएगा। और बिंब की जब भी बात की जाएगी तो शमशेर बहादुर सिंह का नाम आएगा। एक कविता इस एनसीईआरटी की बुक में लगी हुई है, इनके छोटा सा है, दो पंक्तियां की, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। ये बात आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि उर्दू शायरी के प्रभाव के कारण जब वो हिंदी कविता में लिखना शुरू करते हैं तो वहां पर संज्ञा और विशेषण की जगह ज्यादातर उन्होंने सर्वनामों, क्रियाओं और अव्ययों तथा मुहावरों का प्रयोग किया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनगूंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती हैं बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करती हैं। प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। जैसे ही मैंने प्रयोगवाद बोला तो आपके दिमाग में तमाम कवियों का नाम आना चाहिए, चार सप्तक का भी नाम आना चाहिए और समय का भी नाम आ जाना चाहिए। प्रयोगवादी कविता की खास विशेषता रही है कि शिल्प को लेकर बहुत प्रयोग किया गया है। जब आप कविता पढ़ेंगे तो एक होता है वस्तु और दूसरा होता है शिल्प। ठीक है, वस्तु मतलब किस विषय को ध्यान में रखते हुए कविता लिखी गई है। शिल्प का मतलब है कि जो भी स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान को उपकरण बनाया गया है, ये क्या हो गया, शिल्प के अंतर्गत है। पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया, अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बन गया। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ।
आपके पाठ्यक्रम में जो कविता लगी हुई है उसका नाम है उषा। उषा यानी सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण है। और कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स करके पूछा था कि उषा नामक जो कविता है ये किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो काल तुझसे होड़ है, इस टाइप से, काल तुझसे होड़ नहीं, इस नाम से एक कविता संग्रह है इनकी, उसी में संकलित है उषा। और उषा का शाब्दिक अर्थ भी आपके दिमाग में आ गया होगा कि सूर्योदय के ठीक पहले का जो समय है। इस कविता में कवि भोर के आसमान का मुख दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन में भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सील है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चे के नन्हे हाथ हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती है उषा। आप देख रहे हैं कि उषा जब कविता आप पढ़ेंगे तो वहां पर बिंब आपको सामने जरूर उभर कर आएगा। हम कविता का थोड़ा सा पाठ करते हैं और आप देख रहे हैं कि उषा कविता की शुरुआत होती है कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, प्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दें जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने सूर्योदय होते हुए देखा होगा, उसके पहले की स्थिति को देखा होगा, तो ये कविता आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगी कि क्या उस समय का वातावरण रहता होगा और कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से, अपने शब्द चित्रों के माध्यम से कैसे बिंबों का प्रयोग किया हुआ है। कि नीला शंख, आप देख रहे हैं नीला शंख, राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सील से जरा लाल केसर, इसके बाद आप देख रहे हैं स्लेट या खड़िया चाक। हालांकि वर्तमान समय में जो नई पीढ़ी है इन सारी चीजों से थोड़ा सा अनभिज्ञ सा प्रतीत करती होगी। तो ये कविता है जो कि सूर्योदय के पहले के समय को यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी पंक्तियां दिमाग में बैठ गई होंगी और इसका जो भावार्थ है वो भी दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले कवि के ऊपर, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हालांकि रघुवीर सहाय और शमशेर बहादुर सिंह की अपेक्षा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हमें पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी में ही इनको खुद पीछे रखा है, तो उसी के मुताबिक हम भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, फिर भी मोटी मोटी जानकारियों को हम ध्यान में रखते हैं कि इनका जन्म 1899 में महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। पारिवारिक गांव गढ़ा कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में मौजूद है। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो अनामिका, परमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अड़िमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता इत्यादि इनके कविता संग्रह हैं। और इस चैनल पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाओं को ध्यान में रखते हुए कई वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जो जो दिया गया उसको तो हमें ध्यान से देखना ही है। मान लीजिए अगर इन रचनाओं में से सवाल पूछ लिया जाता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा का उल्लेख नहीं किया गया है, सरोज स्मृति का भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन हिंदी साहित्य का कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो कि इन रचनाओं को नहीं जानता होगा। फिर भी यहाँ पर जो भी लिखा गया है और उसको अपने ध्यान में रखिए, ये सब कविता संग्रह है। अगर गद्य की बात करें तो चतुरी चमार, प्रभावती, विल्लेसुर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये जितने भी गद्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आमतौर पर ऐसा लगता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला केवल कविता ही लिखते थे। ऐसा नहीं है, वो गद्य भी लिखते थे। और कौन कौन से गद्य हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे। निराला रचनावली जो कि 8 खंडों में प्रकाशित है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित है। हालांकि निराला को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नाम से पुस्तक लिखी है, जो कि 3 खंडों में है, निराला की साहित्य साधना। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम बात करें निराला
का किन पत्र पत्रिकाओं से संबंध था, तो उसमें समन्वय मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। सन 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी निराला की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, और जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये पूछा जाए। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नभ के नव विहंग वृंद, नव पर नव स्वर दे। अब देख रहे हैं कि हर एक चीज में नव नव लगा हुआ है, जो कि नया का प्रतीक है। ठीक है, तो कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो निराला के बारे में देखिए, आपको बताया जा रहा है कि कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, और दूसरे तरफ अपने समकालीन कवियों को भी ये प्रेरित करते रहते हैं। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फांक नहीं रखता, वे आपस में घुले मिले। आमतौर पर हिंदी साहित्य में यह चर्चा का विषय है कि जो कवि का जीवन है और जो वो कविता में लिखता है, दोनों अलग अलग है या फिर एक ही है। तो आप देखेंगे इसी को बाद में हम आत्माभिव्यक्ति का एक नाम देते हैं, और जब आप छायावादी कविताओं को पढ़ेंगे तो वहां पर आत्माभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग खूब होता है। तो यानी कि निराला एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अंतर नहीं किया है। हालांकि जब आप अज्ञेय को पढ़ेंगे, शेखर एक जीवनी, तो उनका यह मानना है कि रचना और रचनाकार में जितना पृथकत्व रहेगा, अंतर रहेगा, वही रचना उतना इंपॉर्टेंट रहेगी। ये ना पता चले कि पढ़ रहे हैं तो पता चल जाए कि तुरंत फला कवि के बारे में। लेकिन यहाँ पर निराला कुछ अलग ढंग से है, उनका जीवन संघर्ष उनकी कविताओं में दिखता है। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता। वे जब जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। आप जैसा जानते हैं कि इन्होंने मुक्त छंद की चर्चा की थी, और इनका एक खास कोटेशन आता है कि जैसे मनुष्य को स्वतंत्रता की जरूरत है, वैसे ही कविता को भी छंद से मुक्त होने की जरूरत है। इसकी तुलना उन्होंने की। विषयों और भावों की तरफ भाषा की दृष्टि में से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देशी टटके शब्दों का सोधापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि निराला का जो व्यक्तित्व है, कविता का व्यक्तित्व, उसका जो एरिया है कि एक तरफ वो संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें तत्सम शब्दों की भरमार होती है, बिंबों की भी ध्वन्यात्मकता होती है। उदाहरण के तौर पर राम की शक्ति पूजा, जिसका जिक्र मैं अभी कुछ देर पहले कर रहा था। और अगर छंद के दृष्टिकोण से देखें तो तुलसीदास की इंपॉर्टेंट रचना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने आम बोलचाल की भाषा में भी कविताएं लिखी हैं। कुकुरमुत्ता और मांगू मांगा रहा, रानी और कानी कविताएं आप देख रहे होंगे। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाले निराला उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते हैं और निराशा के क्षणों में भी शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर हो सकता है कि पूछ लिया जाए आपको कि निराला को कौन सी ऋतु पसंद थी। वर्षा ऋतु उनको आकर्षित करती है, और कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि जो आपके सिलेबस में कविता लगी है वो इसी ऋतु से प्रभावित है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का तो है ही, मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। बादल को किस तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है प्रतीक के रूप में? किसान के दृष्टिकोण से देखें तो उल्लास एवं निर्माण का प्रतीक है बादल, और मजदूर के दृष्टिकोण से देखें तो क्रांति और बदलाव का अग्रदूत है। तो बादल जिसको हम लोग हल्के में ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। निराला का ये प्रिय एक तरीके से प्रतीक है, जो कि कई अर्थों में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बादल राग कविता, जो कि अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है,
ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बादल राग कविता अनामिका काव्य संकलन में संकलित है, 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका छठा खंड लिया गया है, यानी कि आपके सिलेबस में इसको आखिरी आखिरी जो खंड है उसी को लिया गया है, छठवां खंड। लघु मानव के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं, वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हों तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमथ दल दिखाई देते हैं। क्योंकि ये विप्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत प्रस्तुत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्लक धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घूमता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसीलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। अब हम कविता का पाठ करेंगे, तो जितनी भी ऊपर की विशेषताएं बतलाई गई हैं, किसान से लेकर मजदूर तक, बूढ़ों से लेकर बच्चों तक, बड़ों से लेकर छोटों तक की बातें की गई हैं, उसे पूरे चीजें आ जाएंगे इसमें। तो ध्यान में रखना है कि ये अनामिका में संकलित है और छठा अंक है, ठीक है, छठवां खंड यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और टोटल कुल 6 खंड भी है, ठीक है। तो आखिरी है यहाँ पर कविता कुछ इस तरीके से है कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, पूर्व में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अशन पात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन सदा पंख पर ही होता, जल विप्लव प्लावन क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर ऐ विप्लव के वीर। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार ऐ जीवन के पारावार। तो आप देख रहे हैं इस कविता में कई बिंबों को उठाया गया है और ये कविता तत्सम शब्दावलियों से युक्त है, जिसमें आप शब्दों को देख रहे हैं, ठीक है। समीर सागर से इस कविता की शुरुआत होती है और विप्लव बादल से एक तरीके से संबोधित होते हुए कविता आगे बढ़ती जाती है
और बादल का क्या महत्व है इस पूरे धरती पर, अलग अलग लक्ष्यों के दृष्टिकोण से पूरा इसमें दिखाया गया है। और इन पंक्तियों को आप अपने ध्यान में रखिए ताकि परीक्षा में, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में इसका भावार्थ आ जाए या फिर कुछ पंक्तियां पूछ ली जाएं या शब्दों का कुछ अर्थ पूछ लिया जाए, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आरोह भाग 2 में जो रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह और निराला की कविताएं लगी थी उनको भी आपने देख लिया होगा और इनसे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझ लिया होगा। तो परीक्षा में एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे, इसी उम्मीद से हमने इसको तैयार किया था। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।